ओके क्लास 8 हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस प्रेशर। चला सभी माइक बंद कर दो। अब हम लोग 11.6 कांस्टेंट फोर्स कांटेक्ट फोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट आते हैं हमारा मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइक ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या टेबल पे जो तुम लोग की बुक रखी हुई है उसको बिना टच किए तुम लोग उसको उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या तो बकेट जो वाटर बकेट है उसको बिना होल्ड किए उठा सकते हो? जनरली डू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जनरली हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उठाते हैं, उसको उठाने के लिए हम उस पर फोर्स का अप्लाई करते हैं। योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो जिसके लिए क्या आना चाहिए, हमारी उस बॉडी को उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना चाहिए। द कांटेक्ट मे बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। तो हमारा जो कांटेक्ट होता है वो किसी भी तरीके से आ सकता है उस ऑब्जेक्ट के, या तो स्टिक के उसमें आ सकता है या फिर किसी भी रोप के उसमें रोप के हेल्प से आ सकता है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? पर जब भी हम स्कूल बैग लेते हैं या फिर वाटर बकेट उठाते हैं तो उसके लिए जो हमारा फोर्स होता है वो कहाँ से आता है? This force is caused by the action of muscles in our body. ये फोर्स किसकी वजह से होता है? हमारी बॉडी में जो एक्शन होते हैं मसल्स के, उसकी वजह से होता है। The force resulting due to the action of muscular is known as muscular force. और ये जो हमारी एक्शन में आती है तो इनको हम क्या बोलते हैं? muscular force बोलते हैं। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities as well. Animals भी muscular force का यूज करते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, फिजिकल एक्टिविटीज को यूज कर सके और उनके जो बाकी के काम होते हैं उसको भी कंप्लीट कर सके। एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डॉकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। जैसे कि बुलक्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, कैमल्स होते हैं, तो कई सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। In performing these tasks, they use muscular force. और इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो किसका यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। Since muscular forces can be applied only when it is in contact with an object, it is called a contact force. ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? टच करते हैं, तभी क्या होता है? हमारा मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट में आता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स अवेलेबल है, लेट अस फाइंड आउट। हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्या आता है? फ्रिक्शन। Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. अगर हम कभी भी जब बॉल से खेलते हैं, फाइंड करते हैं, जब किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो कुछ दूर तक जाता है, स्लो हो जाती है और बाद में क्या होती है? रुक जाती है। When we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. और जब हम बाइसिकल राइड करते हैं, जब हम पैडल मारना बाइक कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है और कुछ दूर जाके वो रुक जाती है। A car or a scooter also comes to
जाएगी तो क्या होगी, हमारी बोट भी रुक जाएगी। ये XFREE कौन है? वीडियो ऑन करो बेटा। XFREE कौन है ये? वीडियो ऑन करो। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? क्या हम ऐसे और भी कई experiences को कर सकते हैं? ये XFREE कौन है? बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो, तो अपने वीडियो ऑन करो। क्लास 8, ये XFREE कौन है? वीडियो ऑन करो। XFREE कौन है? वीडियो ऑन करो। In all these situations, no force appears to be acting on the object. In सभी situations क्या हो रहा था, कोई भी force apply नहीं हो रहा था। Yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. क्या हुआ, उनकी जो स्पीड थी वो कुछ टाइम के बाद जाके स्लो हो गई और कुछ टाइम के बाद जाके क्या हो गए, वो ऑब्जेक्ट मूव करना रुक गए। What causes a change in the state of motion? तो इन स्टेट में जो चेंजेस आया, ये किसकी वजह से आया? Could some force be acting on them? क्या कोई फोर्स वर्क कर रहा था? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? और हर एक केसेस में जो फोर्स का डायरेक्शन था वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा था? The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. जो था वो किसकी वजह से था? वो था फ्रिक्शन की वजह से। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. ये क्या था? ये फोर्स था। ये फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो एक बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या करता है, बॉल मूविंग बॉल से वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। Between water and the ball brings it to stop a few stop points. Similarly, जब हम बोट को रोइंग करना बंद कर देंगे वाटर में, तो जो वाटर है और जो बोट है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा और बोट हमारी क्या हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of. तो जो friction में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो always opposite to the direction of motion taken direction. Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of a contact. Friction हमारा कब arise होता है? Contact में आता है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। उसके साथ में और वॉइस आ रही है मैम, घिन घिन करके।
अब आवाज आ रही है शबीर? यस मैम आ रही है। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. तो इससे हमें ये समझ में आता है जब भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कौन आते हैं हमारे? मैग्नेटिक फोर्स। Does the magnet on the roller begin to move when the other magnet is brought near it? अगर हम जब दो मैग्नेट्स लेते हैं या दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या दूसरा मैग्नेट मूव करना स्टार्ट कर देता है? Does it always move in the direction of the approaching magnet? क्या वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जो हम हमारा दूसरा डायरेक्शन क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। What does this observation suggest? तो इन ऑब्जर्वेशन से हमको क्या समझ में आता है? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि दो मैग्नेट्स के बीच में क्या कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? बताओ बच्चों, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है? यस मैम हो रहा है। Yes, ma'am. Have you learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other? तो क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था, मैग्नेट्स में जो सेम पोल्स होते हैं मींस लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपील करते हैं मींस एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जो लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Attraction or repulsion between objects can also be seen and another form of pull or push. तो attraction और repulsion हमें किसके बारे में बताता है? pull और push के बारे में भी बताता है। Thus you have to bring a magnet in contact for observing the force between them. क्या हमने उन ऑब्जेक्ट्स को जो हमने मैग्नेट लिए थे उनके बीच का फोर्स हम देख सकते हैं? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या कर सकता है, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. तो जो भी फोर्सेस मैग्नेट से अप्लाई हो रही है इससे हमें ये समझ में आता है इसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। Similarly, the force exerted by a magnet or a piece of iron is also a non-contact force. Similarly, आयरन में और मैग्नेट में जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। A straw is used to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. जब हम एक पेपर को किसी भी शीट से रब कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पेपर में कुछ चार्जेस क्या होते हैं, फोर्स में आ जाते हैं। Such a straw is an example of a charged body. तो ये जो स्ट्रॉ होती है किसका एग्जाम्पल होती है, चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल होती है। The force exerted by a charging body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. जो फोर्स अप्लाई होती है चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि जो फोर्स हमारी अप्लाई होती है चार्ज बॉडी से अनदर चार्ज बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। This force comes into play even when the bodies are not in contact.
और ये फोर्स कब प्ले में आता है, जब हमारी जो बॉडीज होती है वो कभी भी तक कांटेक्ट में नहीं आती हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एक हमारा अनदर एग्जांपल है किसका, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। You will learn more about electric energy in chapter 50. Chapter 15 में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में और भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस। You should have a coin or a pen fall on the ground which it slips off your hand. तो क्या होता है, कभी कभी हमारे हैंड से कोई पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर जाता है। Leaves and fruits also fall on the ground when they get detached from the plant. प्लांट से जब कोई भी फ्रूट या लीव्स जुड़े होते हैं तो वो भी कहाँ गिरते हैं, ग्राउंड पे ही गिरते हैं। When the coin is held in your hand, it is at rest. और जब हमारे हैंड में कॉइन होता है वो किस पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है। As soon as it is released, it begins to move downward. और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं, मीन्स छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, वो नीचे की साइड में मीन्स डाउनवर्ड गिरना स्टार्ट हो जाता है। It is clear that the state of motion of a coin undergoes a change. तो इससे हमको ये समझ में आता है जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, चेंज पोजीशन में जा रहे हैं, मीन्स रेस्ट से किसमें जा रहे हैं, मूविंग में जा रहे हैं, और अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ये बिना फोर्स के अप्लाई किए हो सकता है? व्हाट इज दिस फोर्स? ये फोर्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे क्यों गिरता है, जब वो क्या होता है, पुल होता है। This force is called the forces of gravity. और ये फोर्स क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। और जस्ट ग्रेविटी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। This is an attractive force. ये क्या है, ये एक attractive force है। The force of gravity acts on all objects. और ग्रेविटी क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, हर एक ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगाती है। The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. हर टाइम मीन्स हर एक टाइम पे हम पे क्या अप्लाई, कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, ग्रेविटी अप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है, जिसका बारे में हमको पता नहीं चलता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। फिर जैसे ही हम किसी भी टैप को ओपन करते हैं, जो वाटर होता है वो हमेशा कहाँ फ्लो करना स्टार्ट करता है, डाउनवर्ड, मीन्स नीचे की साइड वाटर गिरना स्टार्ट होता है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो भी वाटर रिवर्स या रिवर्स में होता है वो भी हमेशा किस में, कौन सी डायरेक्शन में होता है, फ्लो करता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है। किसकी वजह से, की वजह से। बताओ बच्चों, किसकी वजह से वाटर हमारा डाउनवर्ड फ्लो करता है? ग्रेविटी मैम की वजह से। ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रेशर। प्रेशर। You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftop. तो क्लास 7 में हमने ये पढ़ा था कि साइक्लोन्स या जब भी स्टॉर्म्स आते हैं तो वो किसी भी रूफ टॉप को अपने साथ क्या कर लेते हैं, ब्लो करके ले जाते हैं। You also learn that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. और हमने ये भी पढ़ा है जो winds और cyclones आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एयर के डिफरेंस होने की वजह से आते हैं। Is there any relation between pressure and force? क्या प्रेशर और फोर्स में कोई डिफरेंस है? Let us find out. अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। Try to push a nail into a wooden plank by its head. हम क्या करते हैं, एक नेल को एक लकड़ी में डालते हैं,
Did you succeed? क्या तुम लोग उसको कर पाए थे? Try now to push the nail by the pointed end. अब हम क्या करते हैं, उस नेल को पॉइंटेड एंड की तरफ से पुश करते हैं, पॉइंटेड एंड की तरफ से पुश करते हैं. Could you do it this time? इस टाइम पे भी कर पाए थे. Try cutting vegetables with a blunt and a sharp knife. अब हम क्या करते हैं, अब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं. किससे? एक ब्लंट और एक शार्प नाइफ से कट करते हैं. तो विच इज इजियर? तो कौन सी नाइफ से अगर वेजिटेबल्स कट करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा? ब्लंट नाइफ यूज करेंगे कि शार्प नाइफ यूज करेंगे? बताओ. सना, शबीर, शुभी, यस मैम. हम कौन सी नाइफ को यूज करेंगे वेजिटेबल्स को कट करने के लिए? ब्लंट नाइफ या शार्प नाइफ? शार्प नाइफ. Sharp knife. Do you get the feeling that the area covered with the force is applied? तो हमको ये फील होता है कि जो एरिया कवर्ड था वो किसमें अप्लाइड था? फोर्स अप्लाइड था वहां पे. प्ले अ रोल इज मेकिंग दीज टास्क इजियर. जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा जो काम था वो आसानी से हो गया था. The force acting on a unit area of a surface is called it a pressure. हमारे यूनिट एरिया पे, जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं, उस एरिया पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड एरिया ऑन विच इट एक्ट. ओके. फिर नेक्स्ट आता है हमारा नोट दैट द एरिया इज इन द डोमिनेशन इन द अबव एक्सपीरियंसेस. तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम एरिया अप्लाई कर रहे हैं वो किसका है? हमारे एक्सपीरियंसेस पे है. सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स. तो जितना एरिया छोटा होगा उसका जो प्रेशर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, पर जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा. द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल इज मच स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड. जो नेल का जो एरिया होता है, जो हमारा नेल होता है उसका जो पॉइंटेड एंड होता है और जो हेड होता है उसका एरिया, हेड का एरिया ज्यादा होता है और जो नेल का पॉइंटेड एरिया होता है उसका एरिया कम होता है. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end to the nail into the wooden plank. इसी वजह से जो भी हम उस पर प्रेशर लगाते हैं वो क्या होता है? उसकी वजह से हमारा जो पॉइंटेड एरिया होता है वो इजीली वुडन प्लैंक के अंदर चला जाता है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप? तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेप्स होते हैं उनके जो स्ट्रेप्स होते हैं वो ब्रॉडर क्यों होते हैं जबकि थिन नहीं होते हैं. एंड व्हाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड फ्रीजिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस. और जो भी टूल्स हम कटिंग के लिए यूज करते हैं उनके जो एजेस जो होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं? कैन यू एक्सप्लेन Do liquid and gases also exert pressure? क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? Does it always depend on the area on which the force acts? क्या ये हमेशा उसी एरिया पे डिपेंड करते हैं जिस एरिया पे काम हो रहा होता है? Let us find out. अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं. Pressure exerted by liquid and gases. That the rubber sheet has been fixed on a side of a container and not at the bottom. जो भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है 11.8, 11.9, इनमें ये देखा गया जो भी रबर ऐड किया था, रबर शीट ऐड करी गई थी कंटेनर में, वो हमेशा किस पे करी गई थी? उसके एक साइड में ऐड करी गई थी. एंड नॉट एट द बॉटम. ना टॉप पे करी गई थी ना बॉटम पे ऐड करी गई थी. सिर्फ कहाँ करी गई थी? रबर शीट को कहाँ ऐड किया गया था? उसके साइड में किया गया था.
Does the plugging of the rubber sheet in this case indicates that water, जो वाटर से इंडिकेट उसमें जो हमारी रबर शीट थी उसमें ब्लगिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमें ये पता चल रहा था कि उस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है. एक्सर्ट प्रेशर ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल, और उस कंटेनर की साइड में क्या था, एक्सर्ट प्रेशर भी हो रहा था. लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर. हम और आगे फाइंड करते हैं. तो empty plastic bottle or a cylindrical container. तो हम क्या करते हैं, एक खाली प्लास्टिक बॉटल लेते हैं या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं. You can take a used tin or talcum powder or a plastic bottle. तो हम उसकी जगह पे कोई भी प्लास्टिक बॉटल यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी talcum पाउडर का यूज कर सकते हैं. Drill 4 holes all around the bottle of bottom of the bottle. तो हम उस बॉटल के चारों साइड पे क्या करेंगे, होल्स बनाएंगे. Make sure that the holes are at the same height from the bottle. और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो हमारी बॉटल जो होल्स की हाइट है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए. Now fill the बॉटल विथ वाटर. हम क्या करेंगे, उस बॉटल को वाटर से फिल कर देंगे. What do you observe? हमको क्या दिखाई देता है? Do the different streams of water coming out of the hole fall at the same direction from the bottle? जो भी वाटर बाहर आ रहा है उन होल्स में से, क्या वो सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है बॉटल के? What does this indicate? तो इससे हमको क्या समझ में आता है? Can you now say that liquid exerts pressure on the wall of the container? तो इससे ये हमें समझ में आता है, जो लिक्विड होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पे, कंटेनर्स के वॉल पे. Does gases also exert pressure? क्या गैसेस भी हमारी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? Do they also exert pressure on the walls of these containers? क्या ये भी उन कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? Let us find out. अब हम फाइंड करते हैं. When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब हम किसी बलून में एयर डालते हैं तो हम हमेशा उसका माउथ क्लोज क्यों करते हैं? What happens when you open a mouth of an inflated balloon? और जब हम उसका माउथ ओपन कर देते हैं तो क्या होता है? Suppose you have a balloon which has a hole. Suppose करो तुम्हारे पास एक बलून है जिसमें क्या है, एक छोटा सा होल है. Will you be able to inflate it? क्या तुम उस बलून को inflate कर पाओगे? If not, why? अगर नहीं तो क्यों? Can we say that air exerts pressure in all directions? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर होता है वो क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है. Do you recall what happens to the air in a bicycle tube when it has a puncture? तो हमें इस बात का तुम लोग को ध्यान आया होगा कि जब कोई भी बाइसिकल में के टायर में पंचर हो जाता है तो क्या होता है. Do this observation suggest that air exerts pressure on the inner wall of an inflated balloon or a tube? तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये समझ में आता है, जो एयर होती है वो क्या करती है, वो इनर वॉल पे प्रेशर डालती है, जिसमें हमारे इंफ्लेटेड बलून पे भी होता है और ट्यूब पे भी होता है. So we can find that gases too exert pressure on the walls of their containers. तो इससे हमको ये समझ में आता है, जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी कंटेनर्स की वॉल पे क्या डालती हैं, प्रेशर डालती हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? You know that there is an area all around us. ये हमको पता है कि हमारे आसपास क्या है, एयर प्रेजेंट है. This envelope of air is known as an atmosphere. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये क्या करती है, अर्थ के सरफेस से और कई किलोमीटर अबव
तक प्रेजेंट है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो भी प्रेशर एयर एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जिसमें हमको ये पता है कि प्रेशर हमारा क्या है? प्रेशर हमारा फोर्स है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट area. If we imagine a unit area and a very long cylindrical standing on it filled with air, then the weight of the air in the cylinder is the atmospheric pressure. हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें क्या है? गैसेस भरी हुई हैं, उसके बल्कि जो उसमें एयर भरी हुई है उसके वेट से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। But how large or small is the atmospheric pressure? पर ये atmospheric pressure हमारा कितना ज्यादा है और कितना कम है? Let us give an idea about its magnitude. अब हमें ये किसका आइडिया देता है? एक मैग्नीट्यूड का आइडिया देता है। When you press a circle, most of the air between its cap and cup and the surface escapes out. जब हम किसी सर्कल पे प्रेशर करते हैं तो उसकी कप में जो भी एयर होती है वो क्या होती है? वो बाहर आ जाती है। The circle sticks on the surface because the pressure of atmosphere acts on it. पर जो सर्कल होता है वो उसके सरफेस पे ही स्टिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो अप्लाई हो रहा होता है। To pull the circle of the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. जब हमें सर्कल को पुल करना होता है तो हमें उससे क्या करना होता है? फोर्स अप्लाई करना होता है, जिससे वो क्या होता है? जिसपे वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलीज करते हैं। This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure in that. तो ये एक्टिविटी हमको क्या करती है? आइडिया दे देती है किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। In fact, it will not be possible for any human being to pull a circle off the surface if there were no air at all between the circle and a surface. अगर सर्कल और सरफेस के बीच में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी ह्यूमन उसको रिमूव नहीं कर सकता है। Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज्यादा लार्ज है। The weight of air in a column of a height of an atmosphere and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the weight of an object of mass 225 kg, means 2250 Newton. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एयर का वेट है वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेयर के और उस ऑब्जेक्ट के वेट के, मींस जो हमारा वेट है ऑब्जेक्ट का उसके मास के इक्वल है। The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. और हमें ये रीजन समझ में आता है कि जो हम एयर में क्रश क्यों नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो इस प्रेशर को क्या करता है? हैंडल करता है। मींस जो हमारी बॉडी का वेट होता है इनसाइड आवर बॉडी किसके इक्वल होता है? जो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके इक्वल होता है, जो क्या कर देता है? उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर देता है। तो क्लास की चैप्टर हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। आप लोग का होमवर्क है, इसके एक्सरसाइजेस को आपको सॉल्व करना है। ओके ओके मैम। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और इसको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।